मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य लोग, दोस्त लोग और आप सब जो अलग अलग क्षेत्रों से कानून के क्षेत्र में सक्रिय आप लोग आए हैं। मुझे चौहान साहब ने कहा कि आप मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो संवैधानिक लोकतंत्र की आज चुनौतियां अपने देश में हैं उस पर बोलिएगा। तो संवैधानिक लोकतंत्र या न्याय विधान, इसकी क्या समस्याएं हैं, इस पर बोलने के लिए वाकई हमारे मंच पर बहुत ही शानदार लोग हैं। मोहन गोपाल साहब हैं, चौहान साहब तो आपके साथ रहेंगे ही, और भी लोग आएंगे बीच में। आपने दो बड़े जो न्यायविद लोग हैं उनको आपने सुना। तो मैं संवैधानिक लोकतंत्र पर उतना केंद्रित न करके संवैधानिक लोकतंत्र की चुनौतियों के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मीडिया की क्या भूमिका है या उसके अपने सवाल क्या हैं, अपनी समस्याएं क्या हैं, और वो न्याय की प्रक्रिया लोकतंत्र की प्रक्रिया से कैसे जुड़े हैं, समाज से कैसे जुड़े हैं, इस पर मैं बहुत संक्षेप में आज बात करूंगा। क्योंकि हम सबको आज दो लोगों को कम से कम जाना है और वक्त वाकई ट्रेन के खुलने का बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। तो इसलिए संक्षेप में फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस समय भारत में जो कुछ हो रहा है वह अभूतपूर्व है, कई मामलों में अनप्रेसिडेंटेड है, जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं आज़ादी के बाद, उन्होंने भले न सोचा रहा हो, लेकिन जिन्होंने समाज को, संविधान को और लोकतंत्र को ठीक से समझा, दुनिया भर के अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर, और समाज को जिस तरह गुना, ऐसे लोगों ने ये महसूस किया था, इस बात का आकलन किया था कि वाकई भारत के लोकतंत्र के समक्ष, भारत की संवैधानिकता जो है भारतीय लोकतंत्र की, उसके समक्ष भविष्य में समस्याएं आ सकती हैं। और ये जब बात मैं कह रहा हूं तो मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उल्लेख कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सिर्फ 25 नवंबर 1949 के अपने ऐतिहासिक भाषण, जो संविधान सभा में उन्होंने संविधान के एडॉप्ट होने से एक दिन पहले दिया था, सिर्फ उसमें ही उन्होंने ये बात नहीं कही, बल्कि कई मौकों पर उन्होंने बात ये कही है। और राज्य और अल्पसंख्यक नाम का जो उनका एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, उनके संकलन में, उनके संपूर्ण वांग्मय में, उन्होंने उस चैप्टर में भी ये बातें कही हैं। कई और कॉन्टेक्स्ट पर लिखते हुए उन्होंने ये बात कही है। जो आज भारत में घटित हो रहा है, ऐसा लगता है कि उसका उनके पास आकलन था कि ऐसा भारत में भविष्य में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि उनका यह कहना था, और इसीलिए दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं आपके सामने, कि जो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच अपनी दी थी सेंट्रल हॉल में, डेस्टिनी स्पीच, जिसको माना जाता है कि वो ऐतिहासिक स्पीच है, महानतम स्पीच माना जाता है किसी राजनेता की। लेकिन उस स्पीच के कॉन्टेक्स्ट में मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 25 नवंबर के भाषण को अगर देखता हूं 1949 के, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भाषण नेहरू जी के उस ऐतिहासिक भाषण से बहुत आगे का भाषण है, भारत के भविष्य का एक तरह से रेखांकन है। और इसी कारण डेस्टिनी स्पीच से ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषण मैं 25 नवंबर 1949 के भाषण को मानता हूं। क्यों? क्योंकि डेस्टिनी स्पीच में नेहरू एक स्केच खींचते हैं, एक चित्र खींचते हैं भारतीय समाज का, और इच्छित जो लक्ष्य हैं उनके, उसकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंडियन सोसाइटी में इनहेरेंट जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं,
भारतीय समाज की जो समाजशास्त्रीय समस्या है, इसके धर्म का जो मसला है, इसके वर्ण व्यवस्था का जो मसला है, इसकी अर्थनीति के जो मसले हैं, इसके अन्य और पहलुओं के जो तमाम मसले हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में सावधान करते हैं, सतर्क करते हैं, एक तरह से अल्टीमेटम देते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आज भारत में जो कुछ हो रहा है वो बाबा साहब के 25 नवंबर 1949 के भाषण और बाद के दिनों में उनके द्वारा लिखे गए तमाम जो चैप्टर्स हैं, तमाम जो उनके जो लेख हैं, उनमें भी वो चीजें झलकती हैं। तो ये जो आज संदर्भ है वो इसलिए है कि वाकई संविधान आज कागज पर लिखी इबारत की तरह रह गया है। दोस्तों, दुनिया के अनेक डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां बहुत खूबसूरत डेमोक्रेसी है, वहां संविधान नहीं है, या अगर संविधान है तो बहुत छोटा संविधान है। कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो संविधान विहीन है, लेकिन उनकी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है। लेकिन हमारे पास एक खूबसूरत संविधान है, विस्तृत संविधान है, विशद, इतना विशद है कि शायद हमारे कानूनविद बताएंगे इतना विशाल संविधान शायद ही किसी मुल्क का हो। लेकिन क्या आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें जो लोकतंत्र के बारे में तमाम खूबसूरत शब्द लिखे गए हैं, क्या वो जमीन पर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं? इतने वर्षों के सफर के बाद भी संविधान के अगर भारत में लोकतंत्र कम मजबूत होने के बजाय आज अंतिम सांसें गिन रहा है, और सच पूछिए तो उसका केवल ढांचा बचा हुआ है, तो इसका मतलब कि संविधान को चलाने वाले जिसकी तरफ इशारा बाबा साहब ने किया था, असल में समस्या उनकी है, समस्या इस संविधान की नहीं है। और लंबे समय तक मैं जवाहरलाल नेहरू या कांग्रेस पार्टी किसी का अवमूल्यन नहीं कर रहा हूं, आज उनके अवमूल्यन की जगह नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इसलिए आज के मौके पर मैं वो काम नहीं करूंगा। लेकिन ये सच है और इस सच को बार बार बोला जाना चाहिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश में जिन लोगों ने राज किया, वो एक तरह से अगर मैं पार्टी स्ट्रक्चर के बारे में कहूं और व्यवस्था के संचालन की प्रक्रिया के बारे में कहूं, तो वो एक कांग्रेस सिस्टम था, जिसे बड़ा उद्योगपति, बड़ा जमींदार और वर्ण व्यवस्था के बड़े संचालक ये मिल करके ये तमाम चीजें जो शक्तियां हैं कन्वर्ज करके और उसका संचालन करती थी। तो दैट वाज ए कांग्रेस सिस्टम जो लंबे समय तक कारगर ढंग से काम करता रहा। संविधान को एक लुंज पुंज ढंग से वो देख रेख उसकी करते थे, संचालित करते थे, और जहां उनकी इच्छा होती थी, जहां उनके वेस्टेड इंटरेस्ट टकराते थे, उनको वो डिमोलिश भी करते थे, उसको अमेंड करते थे, उसको दरकिनार करते थे। आज उसी कांग्रेस सिस्टम, इसी संविधान के रहते हुए ये सब हुआ है। उस कांग्रेस सिस्टम के जगह पर बीजेपी का सिस्टम आ गया है, यानी कांग्रेस सिस्टम की जगह बीजेपी सिस्टम। स्ट्रक्चर में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है, चीजें वही हैं, चेहरे बदल गए हैं और चलाने के तरीके बदल गए हैं। जो एक समय अपने को थोड़ा सा कम कंजर्वेटिव या अपने को लिबरल पेश करते थे, जो लिबरल थे नहीं, मैं लिबरल पर भी दो वाक्य जरूर बोलूंगा अभी, जो वो लिबरल थे नहीं, लेकिन जिस तरह वो संचालित कर रहे थे उससे अलहदा, उससे डिफरेंट वे में संचालित करने वाले ये वे लोग आ गए जो भारत के समाज में रिफॉर्म्स नहीं किए जाने के कारण राजनीतिक रूप से सचेत ढंग से चीजों को बदले बगैर जो प्रक्रिया भारत में आज आई है, उसकी वो नेचुरल एक तरह से स्वाभाविक परिणति के तौर पे ये कल्मिनेट किए हैं या सामने इस रूप में आए हैं। इसलिए एक तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की आज सत्ता जो मौजूद है उसके लिए उस कांग्रेस सिस्टम को ही जिम्मेदार ठहराता हूं, जिन्होंने वाकई भारत में लोकतंत्र स्थापित होने के लंबे समय तक काम नहीं किया और कम से कम समाज में लोकतंत्र को स्थापित करने का काम नहीं किया, और लोकतंत्र लगातार कमजोर होता रहा। और एक दौर ऐसा आया जब उसे टेक ओवर कर लिया आरएसएस की उस पलटन ने, जो 1925 से ही इस देश पर काबिज होने की कोशिश कर रही थी। इसलिए इस पर आज जो कांग्रेस पार्टी चीख रही है, चिल्ला रही है, हाय तौबा मचा रही है, हमारी उसके प्रति सहानुभूति है, हमारी उसके प्रति सहानुभूति है। लेकिन वे इस प्रक्रिया के गुनहगार हैं जो भारत में आज घटित हो रहा है, इसके जनतंत्र के साथ, आवाम के साथ, उसके गुनहगार वे सबसे बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जहां तक लिबरल्स का सवाल है, आज बहुत सारे लिबरल्स आपको मिल जाएंगे तरह तरह की बातें करने वाले, लेकिन आप उनसे पूछिए कि भारत की वर्ण व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, वो तुरंत खामोश हो जाएंगे और वो बनेंगे आप जात पात की बात कर रहे हैं, आप लोग जात पात की बात कर रहे हैं, शुरू कर देंगे। वो अंबेडकर को कोसेंगे, वो रिजर्वेशन को कोसेंगे, यहां तक आर्गुमेंट दे डालेंगे कि रिजर्वेशन अगर न आता भारतीय समाज में तो अपना समाज बहुत शानदार था, बहुत ही महान था और महान रहता। क्यों महान रहता? क्योंकि सभी जगहों पर आप ही काबिज होते, 15-20% लोग हर जगह आप ही काबिज रहते, जैसे आप प्राचीन काल में थे, जैसे आप मध्यकाल में थे। तो चीजें जैसे बदलनी शुरू हुई अंग्रेजों के आने के बाद से, और फिर आजादी के बाद, खासकर अंग्रेजों के आने के बाद से चीजें जैसे बदली और आजादी मिलने के बाद और एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस होने के बाद, आरक्षण के आने के बाद, तो उन्होंने कहना शुरू किया। और बाद के दिनों में 80-90 के दशक में मंडल आयोग के रिकमेंडेशन के एक्सेप्ट होने और इंप्लीमेंट होने के बाद तो बहुत चीख कर वे लोग कहने लगे कि ये आरक्षण के कारण सब गड़बड़ हुआ है, अगर ये ना आता तो सब ठीक था, भारत महान था, सब कुछ दिव्य था, अलौकिक था, लोकतंत्र बहुत अच्छे से चल रहा था। तो पहले कोसते थे बाबा साहब को, फिर बाद में उन्होंने कोसना शुरू किया कि ये आरक्षण गड़बड़ है। और चूंकि बाबा साहब का सीधे जुड़ाव आरक्षण से है, इसलिए जाहिर है सारी तोहमत उन पर थोपी गई। तो ये जो सिलसिला चल रहा था उसी कांग्रेस सिस्टम के समय चला, और उसके बाद तो अब तो खैर सबसे ऊपर है। इसमें सवाल इसे है कि इस प्रक्रिया में, इस दरमियान हमारे देश के मीडिया की क्या भूमिका थी। अब मैं अपने असली विषय पर आता हूं। दोस्तों, आजकल एक शब्द बहुत पॉपुलर है, खासकर जो लिबरल्स हैं, लिबरल लोग, और खासकर जो अपने को बेहतर मानते हैं हमारे मीडिया में, वो शब्द है जिसका मैं कभी प्रयोग नहीं करता, न तो अपने लेखों में, न तो अपने वीडियोज में, और न तो अपनी किताबों में। वो शब्द है गोदी मीडिया। इस शब्द का मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं टेलीविजन को टीवी पुरम कहता हूं, और खुदा न खास्ता मेरा जो टीवी पुरम है वो काफी पॉपुलर हो गया, वो भी काफी वायरल है इस समय। और गोदी मीडिया का जहां तक सवाल है, भारत का मीडिया हमेशा गोदी मीडिया था, यह कभी स्वतंत्र मीडिया नहीं था। इसलिए इस मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है कि मीडिया आज ही गोदी हो गया है। ब्रिटिश पीरियड में ये उस समय के हुक्मरानों का गोदी था, कांग्रेस सिस्टम में ये कांग्रेस के जो बड़े टॉप लीडर्स थे, कारपोरेट थे, उद्योगपति थे, उनका गुलाम था। उसमें जितनी आवाजें स्वतंत्रता की थी, जितना इंडिपेंडेंट मीडिया उस समय था, उतना आज भी है। आज भी यहां बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अल्टरनेटिव मीडिया के, वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई पत्रकारिता बची रहे। आप उसमें नाम ले लीजिए, जितने यूट्यूब चैनल हैं, वेबसाइटें हैं, कुछ एक छोटे मोटे अखबार हैं, रीजनल अखबार हैं, आज भी हैं, उस समय भी थे, उस समय भी अखबार थे। यहां बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उन्होंने कुछ टैक्टिकल मूव किए हैं, जैसे अंग्रेजी का टेलीग्राफ है, वो बड़ा रेडिकल दिखाई देता है, लेकिन उसी घराने का चलने वाला जो हिंदी चैनल है, एबीपी नहीं, एबीपी, वो खुला फर्रुखाबादी है, खुला खेल फर्रुखाबादी। वो पूरी तरह आरएसएस और बीजेपी के लिए और सरकार के लिए कमिटेड है। तो एक ही पूंजीपति दो चीजें निकाल रहा है, एक उनके लिए, एक आपके लिए। आप खुश हैं कि चलो ये तो टेलीग्राफ बड़ा अच्छा लिख रहा है। क्यों? क्योंकि टेलीग्राफ को पढ़ने वाले हिंदी क्षेत्र में या इवन बंगाल में सभी पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च कुलीन हैं। माफ कीजिएगा, साउथ की तरह नहीं, साउथ में तो अंग्रेजी सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे यहां तो अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। तो वो वर्ग उसको पढ़ रहा है जो थोड़ा सुचिंतित है, समझदार है, तो वो इस सरकार की तमाम कमियों के बारे में जानता है। लेकिन जिनको बताने की जरूरत है, उस हिंदी चैनल पर या उस बंगला अखबार में, आनंद बाजार जिसका नाम है, उसमें सरकार के पक्ष में छपता है। वहां टेलीग्राफ की तरह शानदार हेडलाइन नहीं आती। तो ये इस देश के कारपोरेट का, पूंजीपतियों का एक दिलचस्प ये वाकया है। दूसरी बात जो मैं कहूंगा मीडिया के बारे में, मैं ये बात जब कह रहा हूं कि भारत के मीडिया में हमेशा ऐसा रहा है, तो उसके 2-3 कारण हैं। पहली चीज तो हमारे यहां जो ओनरशिप है। देखिए, जब ट्रंप साहब थे अमेरिका में प्रेसिडेंट, तो मुझे वाकया एक याद आता है कि एक बार CNN के एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया व्हाइट हाउस में, जो व्हाइट हाउस कवर करने वाला जर्नलिस्ट था, उससे वो लड़ गए
लेकिन वो जर्नलिस्ट भी उनसे लड़ गया, उसको परवाह नहीं थी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका क्या कर लेगा उनका। लेकिन हमारे यहाँ तो खैर जो आदमी है सबसे बड़ा नेशनल हमारे देश की सत्ता का, वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब चाहे तब किसी को बयान दे देगा, वही छप जाएगा। लेकिन वहां तो प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करता है और वहां कोई पत्रकार परेशान कर सकता है प्रेसिडेंट को। तो यह है, क्यों है ऐसा? अब इसका सवाल है कि यह क्यों है और हमारे यहां ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, अमेरिका का जो उद्योगपति है, जो वहां के कारपोरेट हाउसेज हैं, घराने हैं, उनके अंदर भी डाइवर्सिटी है, विचारों की डाइवर्सिटी है, उनके सामाजिक बोध की डाइवर्सिटी है। वो एक तरफ कोई डेमोक्रेट के हैं, कोई रिपब्लिकन का है, कोई इस नेता के साथ है, कोई उस नेता का साथ है, किसी का और रुझान है, किसी का और रुझान है। लेकिन यहां तो कारपोरेट भी गोदी है। एक ताकतवर सत्ता पर बैठता है और वो सारे के सारे उद्योगपतियों को भेड़ बकरी की तरह नचाता है। तो चूंकि भारत का कारपोरेट भी गोदी है, इसलिए उसके द्वारा संचालित मीडिया गोदी क्यों नहीं होगा? अमेरिका एक भारत से ज्यादा उग्र पूंजीवादी देश है। हमारे यहां तो फ्यूडलिज्म भी बहुत ज्यादा है, वर्ण व्यवस्था इतनी ज्यादा है, लेकिन वो तो स्वतंत्रता की बात करने वाला मुल्क है, समता की बात करने वाला मुल्क है। भले समता नहीं है, लेकिन अमेरिका के पूंजीपतियों में डाइवर्सिटी है, अलग अलग बोध है, अलग अलग सोच है, अलग अलग लॉबीज हैं। इसलिए प्रेस को आजादी भी थोड़ी है। और उनका जो अमेंडमेंट, फर्स्ट अमेंडमेंट है, वो भी एक कारण है। लेकिन हमारे यहां अगर फर्स्ट अमेंडमेंट जैसा कोई अमेंडमेंट हुआ होता तो हमें कोई फायदा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि गोदी मीडिया और उग्र हो जाता। गोदी मीडिया, आज यहां मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि आपको बताना है, वरना ये मेरा प्रिय शब्द नहीं है। तो ये जो मीडिया अपने देश का है, वो कोई फायदा जनता का नहीं होता। अगर फर्स्ट अमेंडमेंट जैसा अमेरिका के अगर यहां कोई अमेंडमेंट होता तो भी कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मीडिया एक ऐसे कारपोरेट हाउसेस द्वारा निकाला जा रहा है जिनके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है, और जो क्रॉस मीडिया होल्डिंग है, यानी क्रॉस मीडिया ओनरशिप। कल्पना कर सकते हैं, एक अखबार टीवी, एक पूंजीपति टेलीविजन चलाता है, वही अखबार चलाता है, वही वेबसाइट चलाता है, यूट्यूब चैनल भी चलाता है, फिल्म भी बनाता है, और जूट की फैक्ट्री भी चलाता है, हवाई जहाज के कल पुर्जे भी बनाता है, वही खाद बनाता है, वही तमाम चीजें ऐसी पैदा करता है जो बहुत उसको मुनाफा देती हैं। तो जब इतने सारे वो काम करता है तो सरकार जो चलाने वाली शक्तियां हैं बहुत आसानी से उसका कान ऐंठ सकती हैं, उसके कान को ऐंठ सकती हैं कि भाई तेरा ये मामला गड़बड़ है, तेरा ये गड़बड़ झाला है, हमारी बात मानो वरना तुम्हें हम काम नहीं करने देंगे। और अनेक अखबार बंद हुए, अनेक टेलीविजन बंद हुए, कई चलते हुए अखबार बंद करा दिए सरकार ने, मौजूदा सरकार ने भी बंद कराए हैं रीजनल लेवल पर। कईयों के यहाँ छापा पड़ा। हिंदी का एक अखबार आप सब जानते हैं, मध्य भारत से निकलने वाला, जिसके एडिशंस जो है उत्तर में भी हैं, उसने कुछ एक कोरोना दौर में शानदार स्टोरीज कर दी। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा इशारा। कोविड-19 के दौरान उसने कुछ शानदार स्टोरीज कर दी जो आमतौर पे आज के दौर में नहीं की जाती हैं। उसके तमाम केंद्रों पर छापे पड़ गए, 3-4 केंद्रों पर जबरदस्त छापेमारी हुई। फौरन वो अखबार पलट गया, फौरन पलट गया। क्यों? क्योंकि उसके खदानें थीं, खासकर मध्य भारत के कुछ प्रदेशों में बड़ी बड़ी खदानें, पावर हाउस थे, थर्मल पावर स्टेशन थे। वो क्या करता? कंप्रोमाइज। तो इसलिए मीडिया वैसे भी भारत में स्वतंत्र नहीं रह सकता, क्योंकि एक तो जो मैंने बताया क्रॉस मीडिया ओनरशिप, और दूसरा कि उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, उसके अंदर राजनीतिक जो दलबंदी होती है उसमें भी अलग अलग पोजीशन लेने का साहस नहीं है। क्यों साहस नहीं है? क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। सच्चाई यह है कि डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इतने कमजोर हैं, और इंस्टीट्यूशंस अगर हैं तो उनको चलाने वाले एक ही वर्ण के बैठे हुए लोग हैं, और एक ही वर्ण के बैठे लोगों की एक सोच है, एक समझदारी है, और उनके अपने प्रिय नेता हैं, अपने प्रिय संगठन हैं, अपनी प्रिय विचारधारा है। तो बड़ा खेल है। क्लास और कास्ट, क्लास और वर्ण व्यवस्था ये कन्वर्ज कर जाते हैं, और इनका जो कन्वर्जेंस है, इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी वो कांग्रेस सिस्टम बनकर सामने होता है पेश, और कभी वो आरएसएस बीजेपी सिस्टम बनकर पेश होता है।
दूसरी जो प्रमुख बात है अपने देश के मीडिया की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि आपको जरूर जानना चाहिए। 2006 में भारत के मीडिया में 87% लोग करीब 87% लोग, वो भी रीजनल नहीं, सिर्फ दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 6 बड़े अखबारों का सर्वे था, उसमें 86-87% लोग अपर कास्ट के थे। और इसमें सबसे अधिक एक ही वर्ण के थे, और वो वर्ण है नंबर 1 वाला वर्ण, जो ऊपर से पैदा हुआ है, और ब्राह्मण, मैं कहने का मतलब। और जो शेष जो जातियां अपर कास्ट की थी, वो उसमें कुछ 3% थे, कुछ 7% थे, कुछ 16% थे, 5% थे, सबसे अधिक वही थे। आज की तारीख में अगर भारत के टेलीविजन चैनलों, जिनको टीवी पुरम मैं कहता हूं, और अखबारों का आप सर्वे करा लें, तो आप पाएंगे कि भारत के मीडिया में 96% लोग अपर कास्ट के हैं। 96% याद कीजिए ये आंकड़ा। और मैं चैलेंज कई बार कर चुका हूं नेशनल सेमिनार्स में, बड़े फोरम्स पर, कि अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो सर्वे करा ले इस देश के मीडिया में, सर्वे करा ले। कोई सर्वे कराने को तैयार नहीं होता है। हम लोगों ने 2006 में कई लोगों ने मिलकर करवाया था, जिसको 3 हमारे मित्र पत्रकारों ने और समाजशास्त्रियों ने आगे पेश किया था। तो एक तो पहलू ये है। दूसरी बात कि जितने टेलीविजन चैनल हैं और जितने अखबार हैं, उनके एडिटर जो हैं, हालांकि एडिटर नाम की संस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन जो भी पद पर बैठाए जाते हैं, जिनको डिसीजन लेना होता है, वे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100% एक ही तरह के लोग हैं। 100%। अब इस पर एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आ रही है, मैं अपनी बात अब धीरे धीरे कंक्लूड करूंगा, 1:43 हो रहा है, कि ये 90 का दौर था, आई थिंक 90 का ही दौर था। KR नारायणन साहब उन दिनों भारत के राष्ट्रपति थे, जो संयोगवश मेरे वाइस चांसलर भी रह चुके थे जिन दिनों मैं पढ़ता था। उन दिनों देश में मेलबोर्न से एक समाजशास्त्री आए थे, जिनका काम था भारत में न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का सर्वे करना और उस पर किताब लिखना। वो इस काम से आए थे। उनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन जेफरी। प्रोफेसर रॉबिन जेफरी उस दौर में आए, करीब 7-8 साल उन्होंने भारत में मीडिया पर सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, समझा बुझा और किताब लिखी। किताब का नाम है इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन। ये किताब कई भाषाओं में छप चुकी है। उसमें एक बड़ा सुंदर एक संदर्भ आता है। उन्होंने कहा, अपनी किताब में लिखा है, मैं अपने शब्दों में उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं, कि मैंने देखा, ये रॉबिन जेफरी बोल रहे हैं, कि मैंने देखा कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसका राष्ट्रपति एक दलित है। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन जब मैं मीडिया पर सर्वे कर रहा था तो पता चला कि इस देश के मीडिया में, जिसके पास 86,000 अखबार थे, 86,000 पीरियडिकल्स थे उस समय भारत में, तो उन्होंने कहा कि लेकिन देखा कि एक भी दलित संपादक नहीं है, और संपादक क्या, एक भी पत्रकार नहीं है। सिर्फ उनको एक पत्रकार मिला न्यूज एडिटर रैंक का, वो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर से निकलने वाले किसी अखबार का था, जिसका नाम उन्होंने बताया मिस्टर रविंद्रन। अब मैं नहीं जानता कि वो किस प्रदेश के थे, इस समय याद नहीं आ रहा है, आप उस किताब में देख लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि न्यूज एडिटर रैंक का एक ही आदमी मिला, और वो भी कम्युनिस्ट पार्टी का एक दफ्तर था जहां से निकलता था अखबार, जो कि प्रोफेशनल था, रजिस्टर्ड था, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड अखबार था, बड़ा अखबार था, डेली अखबार था। यह बात रॉबिन जेफरी ने लिखी। रॉबिन जेफरी ने 90 के दौर में लिखा, और मैं 2023 के सितंबर महीने में बोल रहा हूं, आज भी भारत में एक भी दलित संपादक नहीं है, एक भी। कुछ पत्रकार जरूर घुसे हैं इस समय भारत के मीडिया में, जो दलित समाज से हैं, ट्राइबल समाज से हैं, ओबीसी समाज के हैं, लेकिन वो निर्णयकारी पदों पर नहीं है। निर्णयकारी का मतलब जो फैसले लेते हो। 1-2 पत्रकार बीच में ऐसे आए थे, लेकिन उनको फिर खत्म कर दिया गया, माने बाहर कर दिया गया, या उनको फोर्स कर दिया गया कि वो यूट्यूब चैनल करें या वेबसाइटों पे जाएं, अल्टरनेटिव मीडिया के अपने फोरम्स खोजें। एक लड़की, जहां तक मुझे आ रहा है, एक महिला पत्रकार हैं साउथ में, संभवतः तमिलनाडु में, जो एक दलित समाज से हैं, जया रानी शायद नाम है, आप लोग प्लीज कंफर्म
कर लीजिएगा, जे रानी संभवतः, और वो पहले कुछ साल पहले तक वो एडिटर बनी थी, लेकिन वो फैशन लाइफ स्टाइल की एक मैगजीन में बनी थी। लाइफ स्टाइल की मैगजीन में बहुत योग्य महिला पत्रकार हैं, उनके लेखों को पढ़कर मैं चमत्कृत हो गया, इतना अच्छा वो लिखती हैं, लेकिन किसी मेन स्ट्रीम अखबार या मैगजीन का उनको एडिटरशिप नहीं मिला। इस देश में 54-55% ओबीसी माना जाता है, लेकिन ओबीसी समाज से उत्तर भारत में अब तक सिर्फ 2 संपादक या 3 संपादक बने हैं, 2 या 3 जहां तक मेरा अनुमान है। और एक पहले जो संपादक बने थे वो बिरला हाउस द्वारा छपने वाले दैनिक हिंदुस्तान के बने थे, और वो मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के थे सज्जन मिस्टर चंदूलाल चंद्राकर, जो बाद में राज्यसभा में भी आए। वो पहले, आई थिंक वो मेरी नज़र में वो पहले ओबीसी संपादक थे, ओबीसी समाज से आने वाले, लेकिन वो रुझान के स्तर पर पूरी तरह कांग्रेस सिस्टम के पार्ट थे। वो नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, लेकिन उनकी जो वैचारिकी थी वो कांग्रेस सिस्टम के अनुकूल थी। और दूसरा जो संपादक उसके बाद बना, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संपादक, वो आपके सामने बातचीत कर रहा है। और कुछ और लोग भी अच्छे पदों पर गए, लेकिन वो मैनेजिंग एडिटर थे या गैर मान्यता प्राप्त संपादक थे। तो ये इस देश की स्थिति है आज भी। उस समाज से, उत्तर भारत की बात कर रहा हूं मैं, साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, साउथ का डेटा मेरे पास नहीं है। तो ये स्थिति भारत के मीडिया का है, जहां पर दलित और आदिवासी और ओबीसी इतना बड़ा समाज 80% कोई संपादक ही नहीं है, कोई निर्णयकारी पद पर ही नहीं है। जितने टॉप एंकर हैं उसमें भी कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई ओबीसी नहीं है। कुछ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं और एक इक्का दुक्का ओबीसी लड़कियां, एक लड़की दिखाई देती है कभी कभी। और वो तो ऐसे में क्या होगा मीडिया का, और मीडिया से कितनी अपेक्षा आप करते हैं और क्यों करते हैं। इसलिए दोस्तों, बिल्कुल आखिर में मैं कहूँगा कि आपको अल्टरनेटिव मीडिया का निश्चित रूप से सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दें। मेन स्ट्रीम मीडिया में हिस्सेदारी का सवाल उठाया जाना चाहिए। जब यूपीए की सरकार थी, यूपीए के एजेंडा ऑफ गवर्नेंस जो उनका बनाया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके लिए मुकुल वासनिक नाम के कांग्रेस नेता की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल राज किया मनमोहन सिंह की अगुवाई में, और अपने को लिबरल मानने वाले लोग उस क्लास का एजेंडा जो उन्होंने बनाया था यूपीए का, उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कमेटी बनाई। उसमें दर्ज है आज भी, आप देखिएगा डॉक्यूमेंट में, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में 4 या 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था और मैंने उनसे सवाल पूछा प्रधानमंत्री से, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा कहीं पुराने वीडियो में। मैंने पूछा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए आपकी सरकार ने वादा किया है, क्लास नंबर इस पर आप देख लीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अब तक इतने सालों के बाद भी आपने क्यों नहीं इसको किया। अंबिका सोनी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी, वो भी ऊपर बैठी थी। मेरे मित्र हरीश खरे जो है वो उस समय मीडिया सलाहकार थे मनमोहन सिंह के, वो भी बैठे थे। बहुत परेशान लोग हो गए क्योंकि मनमोहन सिंह ने भी, उनको तैयारी नहीं थी, क्योंकि ऐसे सवाल पूछने की किसी भी प्रधानमंत्री को आशंका नहीं होती है, क्योंकि सारे पत्रकार एफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ ही होते हैं। आमतौर पर धारणा है कि भाई जो भी पत्रकार होगा आरक्षण विरोधी तो होगा, इसलिए आरक्षण के समर्थन में सवाल कोई कौन पूछेगा। किसी ने तैयारी नहीं की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई ऐसा भी सवाल आ जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पीछे देखा, 2-3 लोग बैठे थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के। एक चिट आया, कुछ देर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकी रही। उस चिट आने के बाद उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया और कहा कि मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में कमेटी बनी है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी सिफारिशें लेने की कोशिश की जाएगी और हम कुछ कोशिश करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ, सरकार चली गई। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं कभी भी उसका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने क्या कहा और कैसे किया। तो ये स्थिति है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मीडिया का दबाव सरकारों पर नहीं पड़ता एफर्मेटिव एक्शन के लिए। मीडिया का दबाव एफर्मेटिव एक्शन के खिलाफ पड़ता है सरकारों पर। ईडब्ल्यूएस के लिए कैसे पड़ा? ईडब्ल्यूएस को संपूर्ण मीडिया सबसे बड़ा सामाजिक न्याय मान रहा था। कल्पना कर सकते हैं इस मुल्क के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है मेरे हिसाब से।
भले ही उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया हो, बट दैट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कई, आप तो न्याय के लोग हैं, कानून के लोग हैं, हमसे ज्यादा जानकार हैं, वेयर इज द डिबेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबाउट सो कॉल्ड ईडब्ल्यूएस और एनी अफर्मेटिव एक्शन टू अपर कास्ट? नहीं है, सामाजिक और शैक्षिक आधार है। तो ये पहलू मैं कुछ गिनाना चाहता था। बिल्कुल आखिर में चलते चलते एक चीज और मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आप भारत के मीडिया को देखिए, ये समझने, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बुद्धिमान लोग हो, समझदार लोग हो, समाज में जाते हो, इस पर डिस्कशन किया जाना चाहिए समाज में। मीडिया से अपेक्षा मत रखिए, अपना मीडिया खड़ा कीजिए। भारत की आजादी के बाद जो सबसे बड़े अगर आप बड़े कुछ फैसले आप देखिए, आजादी जब मिली, अभी जनतंत्र का सूर्योदय था और नेहरू चमकते हुए सितारे थे, देश के लाडले प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार को प्रचंड बहुमत ही नहीं, प्रचंड समर्थन और लोकप्रियता थी। लेकिन बहुत जल्दी पंजाब में एक सरकार गिराई गई, और फिर 1953 में कश्मीर में एक सरकार गिराई गई, और फिर इसके बाद 1959 में संभवतः या 50, यस आई थिंक डेट 59, ईएमएस नंबूदिरीपाद और गौरी अम्मा की सरकार गिराई गई। केरल में 3 सरकारें ये क्यों गिराई गई? कभी सोचा है किसी ने? किसी ने सोचा इस बारे में? कश्मीर की सरकार तो उग्रवाद के कारण नहीं गिराई गई, उग्रवाद था ही नहीं उस समय, उग्रवाद से निपटा जा चुका था। जो इन्वेडर्स थे उनको पीछे किया जा चुका था। इसलिए गिराई गई कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो जनपक्षी विचारधारा के थे, उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लागू करने का ऐलान कर दिया था। कश्मीरी पंडित, हमें पंडितों के साथ सहानुभूति है, किसी कोई भी हो, किसी बिरादरी का, हम कास्टिस्ट नहीं है, कास्टिस्ट वे लोग हैं। कश्मीरी पंडित सारे के सारे वहां के धन्ना सेठ, जितने व्यापारी थे, डोगराज, जमींदार, सब मिल गए और नेहरू की कैबिनेट में बैठे हुए लोग और नेहरू साहब के सेक्रेटेरिएट को चलाने वाले बड़े अफसरान, जो लिबरल्स भी कहलाते थे, उन सब ने शेख अब्दुल्ला के खिलाफ माहौल बना दिया और शेख अब्दुल्ला की सरकार डिसमिस ही नहीं की गई। उनको गुलमर्ग में बैठे थे उस दिन, उनको वहां पर जा करके और एक डीआईजी ने उनको अरेस्ट किया, उनको जेल में डाल दिया। ये पहला काम। फिर ईएमएस नंबूदिरीपाद और गौरी अम्मा की सरकार ने क्या किया? उन दिनों रेवेन्यू मिनिस्टर गौरी अम्मा थी, महिला रेवेन्यू मिनिस्टर। उन लोगों ने जो फॉर्मूला सामने लाया था लैंड रिफॉर्म्स का, और जबरदस्त फार्मूला था, बेहतरीन फार्मूला था। हालांकि शेख अब्दुल्ला का फार्मूला केरल से भी ज्यादा कड़ा था, वो तो बिना मुआवजे के था कि जमींदारों को मुआवजा नहीं देंगे। ईएमएस नंबूदिरीपाद गौरी अम्मा की सरकार गिरा दी गई क्योंकि 2 कारण थे, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। एजुकेशन के क्षेत्र में भी बिल आ गया था, बिल पेश किया गया था। मैंने स्वयं जाकर देखा है, गवर्नर उस समय का जो था मिस्टर आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आप देख लीजिएगा, गवर्नर ने होम मिनिस्ट्री को और नेहरू जी को बाकायदे रिपोर्ट जो लिखी थी, उसमें कहा था कि इन दोनों फैसलों से सिविल वॉर की स्थिति केरला में पैदा हो जाएगी, इसलिए इनको खत्म किया जाना चाहिए, डिसमिस किया जाना चाहिए। दिस वाज द रिकमेंडेशन बाय द गवर्नर ऑफ द देन गवर्नर ऑफ केरला, एंड आई हैव सीन दैट डॉक्यूमेंट। सरकार गिरा दी गई। सोशल डेमोक्रेट, महान डेमोक्रेट नेहरू ने सोचा ही नहीं, इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। इसी तरह का बर्ताव देवराजर्स के साथ भी किया गया कर्नाटक में। इंदिरा जी के जमाने में देवराजर्स जब कांग्रेस पार्टी में थे, जितने बेहतरीन रिफॉर्म्स वो कर रहे थे और यहां तक कि अपने राज्य को उन्नत बना रहे थे, शानदार एक इंडस्ट्रियलाइजेशन और तमाम तरह की चीजों के लिए एक परिकल्पना उनकी थी। उस समय देवराजर्स को भी उन्होंने फेंक दिया, फिर उन्होंने क्रांतिरंगा बनाई, जीते चुनाव और फिर आए। तो ये सब कुछ उदाहरण मैं देना चाहता था। बाकी आप देखिए, नेहरू सरकार के समय से लेकर और इंदिरा गांधी की सरकार तक बहुत सारे फैसले ऐसे हुए जिसमें मीडिया की क्या भूमिका थी। इन तीनों फैसलों पर, शेख अब्दुल्ला से लेकर केरल, मीडिया की क्या भूमिका थी? मीडिया वॉज सपोर्टिंग सेंटर, मीडिया वॉज सपोर्टिंग सेंटर। कल्पना कर सकते हैं आप,
जनता के हक में लिए जाने वाले फैसले का मीडिया विरोध कर रहा था और जनता के समर्थन में जो सरकारें काम कर रही थी उनको डिसमिस करने वालों का मीडिया समर्थन कर रहा था। और बाद के दिनों में इंदिरा गांधी ने कुछ बहुत शानदार फैसले किए थे, जैसे एक फैसला प्रिवी पर्स था, प्रिवी पर्स का खात्मा। और ये 1967 में भूपेश गुप्ता जब राज्यसभा में सदस्य थे, उन्होंने बिल एक लाया, प्रस्ताव लाया, और मुझे लगता है कि वो इंदिरा गांधी की शाह उनको थी कि आप पेश कीजिए, और हम उस समय बवाल मच गया। 67 का वो प्रस्ताव राज्यसभा में गिर गया, राज्यसभा में एक वोट से गिरा, एक वोट से। और इसके बाद फिर वो घूमता हुआ अंत में इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उसमें विभाजन हुआ। विभाजन के बाद 1971 में जब सरकार पुनः आई तब वो लागू किया जा सका। प्रीवी पर्स, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंडियन मीडिया? दे वे आर सपोर्टिंग प्रीवी पर्स। मेजॉरिटी ऑफ द न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, उन दिनों टीवी नहीं था, दे वे आर सपोर्टिंग प्रीवी पर्स। दूसरा, बैंक राष्ट्रीयकरण पर क्या रोल था? बैंक राष्ट्रीयकरण पर सारे का सारा मीडिया सरकार के खिलाफ था और राष्ट्रीयकरण के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मीडिया घराने स्वयं अखबार निकालते थे, बैंक चलाते थे। बैंक चलाने वाले घराने भी थे जो मीडिया चलाते थे, तो राष्ट्रीयकरण के खिलाफ भी था। कोयला और खदानों के राष्ट्रीयकरण में क्या जाता था मीडिया का, लेकिन उसका भी विरोध किया कि राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संकट है भाई, सारा ओनरशिप उनकी है, विज्ञापन भी मिलता है, तमाम चीजें हैं। इसके अलावा अब आ जाइए सोशल इश्यूज पर। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई, व्हाट वाज द रोल ऑफ मीडिया? मीडिया वाज 100% अगेंस्ट मंडल, 100%, 99 नहीं, 100। मैं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स अखबार का एक स्टाफ करेस्पॉन्डेंट था, और जितनी कोशिश हम लोगों ने की, इसके बावजूद कभी एडिटोरियल पेज पर लिखने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन रिपोर्ट छपती रही, कुछ एक रिपोर्ट छपी, ये बात सही है। अयोध्या पर मीडिया का क्या रोल था? 99% मीडिया वाज सपोर्टिंग अयोध्या डिमोलिशन, शिला पूजन। आरएसएस जितना सारा कर रहा था, मीडिया वाज पार्ट ऑफ इट, स्पेशली नॉर्थ इंडियन मीडिया। आर्थिक सुधारों पर मीडिया का क्या रोल था? जो आर्थिक सुधार किए गए, सामाजिक सुधार नहीं होगा, राजनीतिक सुधार नहीं होगा, पुलिस सुधार नहीं होगा, न्यायिक सुधार नहीं होगा, मीडिया सुधार नहीं होगा, आर्थिक सुधार होगा। और आर्थिक सुधार भी क्या? पूंजीपतियों के लिए काम करना सुधार का, उस पर मीडिया वाज ऑलमोस्ट यूनानिमस। यह कहा जाता था कि नेशनल कंसेंसस है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर, राष्ट्रीय सहमति है। ये मीडिया के शब्द हैं, अंग्रेजी अखबारों, हिंदी अखबारों की हेडलाइंस थी कि आर्थिक सुधारों पर राष्ट्र में सहमति है। कहां सहमति है? कब रिफरेंडम हुआ? कब सर्वे हुआ? कब सर्वे हुआ? यह कांग्रेस रिजिम ने किया, कांग्रेसी के समय तो हुआ, लेकिन आर्थिक सुधारों पर सहमति है, राष्ट्रीय सहमति है। तो दिस इज द मीडिया। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस पर मीडिया मैं गिना चुका हूं आपको। कश्मीर, मुसलमान, ट्राइबल, एससी मीडिया, एससी एसटी, किसी पर मीडिया का रोल क्या है आप सब जानते हैं। आज देखिए आरएसएस का सनातन पर अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है सनातन पर? मीडिया इस सेइंग की उदयनिधि जो स्टालिन है वो देशद्रोह का काम कर रहा है, वो हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रहा है। अब क्या है सनातन, क्या है हिंदू? बहुत सारे हमारे मित्र, अभी हम लोग रास्ते में बात कर रहे थे, हिंदू शब्द तो रामचरितमानस में ही नहीं है, जो कब लिखा गया, 15वीं 16वीं शताब्दी की बात है? किसी भी सो काल जो हिंदू अपने को कहने वाले लोग हैं, उनके किसी भी वाङ्मय हिंदू शब्द नहीं है, कहीं नहीं है। सनातन शब्द किसी और कॉन्टेक्स्ट में है, वो वेद में भी हो सकता है, मनुस्मृति में है, पुराण में भी है, लेकिन वो किसी कॉन्टेक्स्ट में है। सनातन शब्द कब पॉपुलर हुआ? जब आर्य समाज ने हिंदुत्व में या हिंदू धर्म, कथित हिंदू धर्म में सुधार के लिए कुछ काम करना चालू किया। हालांकि उनके जो सुधार थे वो भी बहुत ही, उसमें अनेक नॉनसेंस हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी, आर्य समाज पर भाषण करने में अभी नहीं, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं। लेकिन आर्य समाज को काउंटर करने के लिए जो सक्रिय हिंदुत्ववादी शक्तियां थी, उन्होंने कहा कि भाई हम तो सनातन हैं, और वहां से ये शब्द उछला। अब उसको पकड़ लिया गया है,
क्योंकि हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि हम तो सनातन हैं। अब उस सनातन को अगर तमिलनाडु में 65 सालों से जो डिस्कोर्स चला आ रहा है, द्रविड़ मूवमेंट के समय से ही 65 सालों से, और उसको अगर कास्टिज्म का पर्यायवाची सनातन को माना जाता है और एक आदमी वहां का बोल रहा है, तो आपको तीता लग रहा है? आपको क्यों तीता लग रहा है भाई? आपको क्यों खट्टा लग रहा है? वो डिस्कोर्स का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चला गया है। मेरा यह मानना है, निश्चित रूप से आप लोग कानूनविद हैं, आप लोग बताएंगे, एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरा मानना है कि जो आइडियोलॉजिकल डिबेट्स हैं समाज की, उनको कानून के दायरे में नहीं ले जाया जाना चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर जिस डिबेट को रिजॉल्व किया जाना है, जो एक सामाजिक विमर्श का हिस्सा है, उसे कानून के पचड़े में फंसाने का कोई मतलब नहीं है। और जो लोग फंसाते हैं, सिर्फ इसलिए फंसाते हैं कि उनको मालूम है कि हो सकता है कि उनको कोई फायदा मिल जाए। जो विकल्प में उभरती हुई ताकत है, जो विकल्प में उभरता हुआ विमर्श है, उसको काउंटर वो नहीं कर पा रहे हैं। आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली अगर आप काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहते हैं कि हम डंडा घुमाएंगे, सेंगोल घुमाएंगे, और ये सेंगोल का जो साम्राज्य है उसको आगे फैलाएंगे। तो दोस्तों, यही सब कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता था। कठिन शब्द, कठिन समय है, और इस समय में आप जैसे लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बहुत भूमिका है। क्योंकि अंबेडकर साहब ने एक बार कहा था, मुझे उनका वाक्य याद आ रहा है, इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं, कि अगर शब्द थोड़ा इधर उधर हो जाएं तो माफ कीजिएगा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। बाबा साहब ने एक बार कहा था कि हमारे देश में पागलों की संख्या बहुत है, ये पागल खाना सा हो गया है देश। लेकिन मुझे विश्वास है कि अच्छे और समझदार लोगों की भी कमी नहीं है। तो अच्छे और समझदार आप लोग हैं, आप लोग पागल खाना बनते इस देश को सुधारिए, समझाइए लोगों को, ताकि वो पागल न बने, बुद्धिमान बने, समझदार बने, और विवेक के साथ चुनौतियों का सामना करें, और लोकतंत्र जो खत्म हो चुका है उसको संभालें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।